वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 रेशो एनालिसिस। इसमें क्या होता है, बहुत सारी वेरियस टेक्निक्स एंड मेथड्स है जिसको हम जिनका यूज़ करके हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, और क्या पावरफुल टेक्निक्स हैं उस पर्पस के लिए। तो रेशो क्या है? एक रेशो एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है, रिलेशनशिप है बिटवीन टू रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट आइटम्स को। जो रेशो इज़ अ न्यूमेरिकल और एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन में, मतलब एक रिलेशन दिखाती है अर्थमेटिकल कि क्या फिगर है, क्या अमाउंट है, क्या क्वांटिटी है सेम एक्सप्रेशंस में। साथ ही साथ ये भी एक्सप्रेस करती है क्या मैग्नीट्यूड है, क्या क्वांटिटी मल्टीपल है, क्या सिमिलर क्वांटिटी है, क्या कंसेप्ट है रेशो का, जिसको हम अकाउंटिंग रेशो कहते हैं। अकाउंटिंग रेशो वो रेशो के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे अकाउंटिंग डाटा जिसके ऊपर बेस्ड है। अकाउंटिंग रेशो क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बनाती है दो और मोर अकाउंटिंग वेरिएबल्स के बीच में, स्टेटमेंट्स के बीच में, जो आपको डिस्क्राइब करते हैं एक एग्जिस्टिंग, जो एक बैलेंस शीट की फिगर्स की फॉर्म में हो सकता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है, बजटरी कंट्रोल हो सकता है, या फिर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजिंग का एक पार्ट हो सकता है। जो रिलेशनशिप है अकाउंटिंग रेशो का बहुत सिग्निफिकेंट है, वो बेस्ड होता है, जो हमें हेल्प करता है स्पेसिफिक रिजल्ट्स के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, ग्रोस प्रॉफिट रेशोज़ के बारे में। तो जो भी रिलेशनशिप होता है करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में, वो भी हमें एक्सप्लेन करता है कि क्या पोजीशंस है, क्या नहीं है। तो किस फॉर्म में रेशोज़ एक्सप्रेस करिए? सिंपल रेशो एंड प्योर रेशो, जहाँ पे दो फिगर्स एक्सप्रेस करे जाते हैं, मतलब डिनोमिनेटर कॉमन डिनोमिनेटर वो, जिसको हम सिंपल प्योर रेशो कहते हैं। रेशो कैलकुलेट कर जाते हैं, डिवाइडिंग कर देते हैं हम एक आइटम को दूसरी आइटम से, जिसका जो क्वोशंट है वो एक्सप्रेस कर रहा हो। ठीक है, जैसे लाइक करंट एसेट एंड करंट लाइबिलिटीज़ हो गई, जैसे 2:1 आ गया। परसेंटेज के बेसिस पे ग्रोस प्रॉफिट रेशो लाइक 120 लाइक में डिवाइड में 4 लाख इन 200, इस तरीके से रेशो और टाइम के बेसिस के ऊपर पे। तो अलग अलग फॉर्म में हम अलग अलग चीज़ें रेशोज़ में एक्सप्रेस कर देते हैं। रेशो एनालिसिस का मतलब क्या है? एक ऐसी टेक्निक जो एनालाइज करती है, कंपैरिजन करती है, इंटरप्रिटेशन करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जहाँ पे हमें वेरियस रेशो कैलकुलेट करनी पड़ती है, और उन्हीं के बेसिस पर हम मैनेजरल डिसीजन लेते हैं, जो कि 4 स्टेप इन्वॉल्व करते हैं कि हमारे पास रेलिवेंट डाटा जो हम सेलेक्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है एनालाइजेशन का। फिर उस जो हमने डाटा सेलेक्ट किया है उसको अप्रोप्रिएट रेशो को कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन ऑफ रेशो, फिर हम कंपेयर करते हैं रेशोज़ का कि फर्म की पास्ट है, रेशोज़ क्या है, फर्म का आइडल स्टैंडर्ड क्या है, रेलिवेंट रेशोज़ का। ठीक है, इंटरप्रिटेशन करते हैं फिर रेशोज़ की, कॉन्क्लूड करते हैं कि हमें किस पे स्टडी करनी है और कौन सी कंपैरिजन पे स्टडी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ रेशो एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंस। यूज़फुल इन सिंप्लीफाई अकाउंटिंग फिगर्स। कुछ रेशो इतनी सिंपली और समराइज सिस्टमैटिक अकाउंटिंग फिगर्स होती हैं जो अंडरस्टूड करती हैं प्रॉपर्ली और कन्वेंटली। तो जो फाइनेंशियल रेशो है वो यूज़फुल होते हैं एक्सप्रेस करने में, कि जो आपके पास डिटेल और कंप्यूटेड कंप्यूशन है उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती है। जिस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से जो आपको कन्वे नहीं कर पाते मीनिंग, पर आपको रेशो उन रेशोज़ में क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, यूज़फुल इन फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस। जो रेशो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल पोजीशन बनाती है, आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करती है और नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देती है बैंक्स इंस्टीट्यूशन के बारे में, उनको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कह सकते हैं। वो अकाउंटिंग रेशो यूज़फुल रहती हैं जो आपको असिस्ट करती हैं एफिशिएंटली, प्रॉफिटली और परफॉर्मेंस देती हैं फर्म की। वो रेशो भी काफ़ी सेवरल ईयर तक चलती हैं, ट्रेंड में एस्टेब्लिश रहती हैं, जो आपको फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान और फोरकास्ट करने में भी हेल्प करती हैं। जो आपके वीकनेस स्पॉट है बिजनेस में जो लोकेट करती है, वो भी आपको हेल्प करती है अकाउंटिंग रेशोज़, जो आपके वीकनेस है ताकि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबली आप वर्किंग ऑपरेशंस ला सके और रेमेडियल मेजर्स यूज़ कर सके उसके रिलेटेड। कंपैरेटिव स्टडी करने में भी हेल्प करती है आपकी फाइनेंशियल, और जो भी कंपैरिजन है, डिफरेंस ईयर्स है, डिपार्टमेंट्स है, फर्म है, पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ में, वो भी उसके लिए भी आपको हेल्प करती है। हेल्प इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन, जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस है फर्म की, उन्हें भी ईजिली कम्युनिकेट करती है यूज़फुल रेशो को, और उन कम्युनिकेशन को हम बेटर कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं वेरियस डिपार्टमेंट में उन रेशोज़ की हेल्प की वजह से। यूज़फुल इन कंट्रोल, जो रेशो एनालिसिस आपको हेल्प करती है इफेक्टिव कंट्रोल लाने में बिजनेस में, क्योंकि आप अकाउंटिंग रेशोज़ को कैलकुलेट करते हो और वो आपको कंपेयर करने पर आइडियल एक रेशो और नेसेसरी करेक्टिव एक्शंस लेने पर भी हेल्प करती है, वेरियंस लाने के लिए भी हेल्प करती है। ठीक है,
उसके बाद है लिमिटेशंस। लिमिटेड यूज़ ऑफ अ सिंगल रेशो, वो सिर्फ क्या होता है कि सिंगल रेशो का ही यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो भी नंबर ऑफ रेशो आप कैलकुलेट करोगे प्रॉपर एनालाइज और इंटरप्रिटेटेड होनी चाहिए। एक सिंगल रेशो मीनिंगफुल होती है और आपको कंप्लीट पिक्चर्स नहीं दे सकती, ठीक है। उसका खुद में एक मीनिंग होता है पर आपको पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं दे सकती। इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट ओरिजिनल डाटा, अगर रेशो आप कैलकुलेट करते हो और आपके पास फिगर अपेयरिंग है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, अगर ओरिजिनल फिगर नहीं है तो जो एनालिजन है वो भी कंफ्यूजिंग पिक्चर्स में ही अफेयर होगा, मतलब गलत ही होगा। अगर आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो एनालिजन कैसे करेक्ट होगा, वो भी तो गलत ही होगा ना, ठीक है। डिफरेंस मीनिंग टू अकाउंटिंग टर्म्स, हर एक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी डिफरेंट मीनिंग देती है। प्रॉफिट है, पर्पस कैलकुलेट करते हो वो आप रेशो के टेकन पे करते हो जो प्रॉफिट है। टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट, ये भी सारी मतलब हर एक रेशो का अपना अपना मीनिंग है। वेरिएशन इन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो अकाउंटिंग रेशो है वेरियस फर्म्स की वो कंपेयर्ड होती हैं, पॉलिसीज़ भी उसी के अकॉर्डिंग अंडरस्टूड होती है। अगर डिफरेंट फर्म डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को फॉलो करेगी तो डिफरेंस ही मेथड होंगे डेप्रिसिएशन के और वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के। इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चार्जेस, जो भी रेशो है वो फॉल्स रिजल्ट है अगर, तो जो प्राइस में चेंज होगा वो भी गलत ही आएगा। तो अगर मान लो 2005 में अगर आपने परचेज़ करी है फिक्स ऐसे, तो रेशो जो 15 और 5 होगी वो हायर होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चेंजेस अकॉर्डिंग लाने पड़ते ही हैं। मिसलीडिंग रिजल्ट इन द एब्सेंस ऑफ एब्सोल्यूट डाटा, जो रेशो है अगर आपके पास एब्सोल्यूट डाटा एब्सेंस है मतलब नहीं है तो जो रेशो डेराइव होगी वो गलत ही होगी। मान लो अगर फर्म इंक्रीज़ हो रही है 10 से 20 हो रही है तो 100% सेल हो रही है, 50 से 70 हो रही है तो 40% हो रही है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कितना कितना रिजल्ट आ रहा है, कितना कितना नहीं आ रहा है। इग्नोर द क्वालिटी फैक्टर्स, जो अकाउंटिंग रेशो है उसमें एक मैटर होता है जो क्वालिटी एनालिसिस होता है। अगर हम एलिमेंट्स को हम इग्नोर कर देते हैं तो जो हायर रेट ऑफ प्रॉफिट है वो मिसयूज़ किया जाएगा। जो रेशो एनालिसिस है वो हिस्टोरिकल एनालिसिस के ऊपर बेस है, फैक्ट्स फिगर्स के ऊपर जो भी प्रिडिक्टिव एनालिसिस है वही रिक्वायर्ड पड़ती है आपको मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए, प्लानिंग करने के लिए। जो आपके स्टैंडर्ड और आइडियल रेशोज़ हैं अकाउंटिंग रेशो है वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है सारी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि सर्कुलेट कर सके और फर्म्स में फॉलो कर सकें। अगर कंपैरिजन अगर करना मुश्किल हो जाए, डिफ़िकल्टी और मिसलीड भी, कंपैरिजन करना भी रेशोज़ का डिफ़िकल्ट है और मिसलीड भी करता है। पर्सनल बायस, अगर रेशो आपको फाइनेंशियल एनालिसिस पे बेस्ड है तो जो रिस्पेक्टिव रेशो है, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है रेशो एनालिसिस के, प्रॉपर इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशो है वो डिफरेंस एनालिस करी जाएंगी और डिफरेंस वेज में करी जाएगी। जो रेशोज़ है वो एक ऐसा टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करने का, पर वो सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो जो रेशो है वो मीनिंगलेस है अगर हमारे पास डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो विंडो ड्रेसिंग भी अफेक्ट करती है हमारी रेशोज़ को, क्योंकि जो फैक्ट्स और प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी हमें उसी के अकॉर्डिंग शो करने पड़ते हैं। जो लिमिटेशन है रेशो एनालिसिस की, एम्फेसिस है, वो भी कैलकुलेट हम केयरफुली करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस लें, कंपैरिजन करें, इंटरप्रिटेट करें। तो जो अकाउंटिंग रेशो हमें यही गाइड और कॉम्प्लेक्स लेंस देते हैं ताकि हम डिसीजन ले सकें अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रेशोज़, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़, टर्नओवर और एक्टिविटीज़ रेशो, लिक्विडिटी रेशो मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के, लॉन्ग टर्म, ये सबके अलग अलग नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में बहुत सारी रेशोज़ इंक्लूडेड है। सबसे पहले है जर्नल प्रॉफिट रेशो, जो कि ग्रोस प्रॉफिट रेशो कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है ग्रोस प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू नेट सेल्स, ठीक है। नेट सेल्स कैसे निकलती है, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रेशो, सेल्स रिटर्न्स। ग्रोस प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स भी नहीं दिया तो कैसे होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट इन एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसको ग्रोस प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड कर लेते हैं। तो ये पूरा ग्रोस प्रॉफिट की डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अगर आपको कह दे कि ग्रोस प्रॉफिट को एक्सप्लेन करो तो आपको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैं सिर्फ आपको थ्योरी करा रही हूँ इन रेशोज़ की, क्योंकि पेपर में थ्योरीज भी आती हैं कई बार। क्या होता है, एग्जामिनर आपको आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए आपको न्यूमेरिकल नहीं, आपको थ्योरी देता है, और जितनी थ्योरी आपकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतने आप न्यूमेरिकली
ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस क्या है ये आप खुद पढ़ लेना कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट कैसे है, नेट प्रॉफिट रेशो निकालते हैं नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। नेट प्रॉफिट मीन्स मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आएगा। नेट प्रॉफिट अगर डिडक्ट आपको निकालना है तो कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्ज, ये सारी चीज़ें। अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन है तो नॉन ऑपरेटिंग रेशो भी कंप्यूट करी जा सकती है। ठीक है, तो कैसे निकलेंगे, नेट ऑपरेटिंग रेशो, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और नेट ऑपरेटिंग रेशो इक्वल होती है नेट प्रॉफिट के जो कि हम माइनस करते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और या फिर ग्रोथ प्रॉफिट इक्वल होती है ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के। ठीक है, तो ये था आपका नेट प्रॉफिट रेशो का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ऑपरेटिंग रेशो क्या का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल इनटू 100, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। ठीक है, जो ऑपरेटिंग रेशो है प्लस नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो है वो इक्वल टू 100 होती है, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो इक्वल होता है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के सारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारी एक्सपेंसेस रेशो। सबका अपना अपना है, एक्सपेंसेस बाय नेट सेल्स, सबके अपने अपने एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल आप इनटू 100। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेशो आती है रिटर्न ऑन प्रोप्राइटर फंड्स एंड शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट। इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट मतलब आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट होगा डिवाइड बाय शेयर होल्डर इनटू 100। ठीक है, अगर नेट जो शेयर होल्डर है वो कैसे निकलेगा, फंड्स कैसे निकलेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, उसके बाद है रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, क्या आएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स डिवाइड बाय 100। इसमें कैसे आएगा, जो नेट प्रॉफिट है मतलब नेट प्रॉफिट जो भी आफ्टर टैक्स या फिर डिविडेंड होगा वो। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकलेंगे, जो भी अभी आया था इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड माइनस कर देंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दे रहे तो कोई डिफरेंस नहीं आता, वही वर्थ होते हैं जो रिटर्न्स होते हैं। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल का इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है, अगर कैपिटल के बेस है तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल इनटू 100। ठीक है, उसके बाद आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल वो कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट वो वाला निकलेगा जो बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट है डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100। ठीक है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, शेयर कैपिटल जो बोथ प्रेफरेंसेस और इक्विटी की है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस जो भी लॉन्ग टर्म लोन्स है और माइनस फिक्टिशियस एसेट। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट जो भी हमारा बिफोर टैक्स और इंटरेस्ट है, नेट कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी हमारी आई है इनटू 100। नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होगी, जो टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ होगी। और प्रोप्राइटरी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि हमारी शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट से ऑलरेडी डिस्कस है। ठीक है, उसके बाद है ईपीएस। ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, डीपीएस क्या है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट अमंग इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब रेट ऑफ डिविडेंड कैसे निकालेंगे, जो भी डिविडेंड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हमारे इक्विटी शेयर को वो डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100। ठीक है, उसके बाद है प्राइस अर्निंग शेयर का, जो मार्केट प्राइस चल रहा है इक्विटी शेयर का उस डिवाइड बाय ईपीएस। ठीक है, और पे आउट रेशो कैसे निकलेगी, जो डिविडेंड हमारा इक्विटी शेयर पर है वही अर्निंग पर शेयर इनटू 100। डिविडेंड यील्ड थी ऐसे कैसे निकलेगी, या फिर इसको हम कैपिटल रेशो भी कहते हैं, अर्निंग पर ईपीएस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस जो चल रहा है इनटू 100। डिविडेंड यील्ड कैसे निकलेगी, जो भी हमारा डीपीएस चल रहा है और मार्केट प्राइस चल रहा है हमारा उससे डिवाइड बाय 100। रिटेन अर्निंग कैसे निकलेगी, अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय ईपीएस इनटू 100। और ये 1 में से पे आउट हम माइनस भी कर सकते हैं डायरेक्टली। डिविडेंड पे आउट रेशो कैसे निकलेगी, इक्विटी डिविडेंड डिवाइड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या फिर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है वो डिवाइड बाय 100। ठीक है, रेट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकलेगा, जो भी रिवेन्यू है हमारे रिजर्व एंड सरप्लस के पेड अप कैपिटल इनटू 100। डिविडेंड कवरेज रेशो कैसे निकलेगी, जो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आएगा प्रेफरेंस डिविडेंड, जो प्रेफरेंस डिविडेंड की है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। और इक्विटी की कैसे निकलेगी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इक्विटी डिविडेंड। ठीक है,
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे निकलेगी, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और वो जो भी हमारे लॉन्ग टर्म की एसेट्स और लोन है वो, ठीक है, एसेट कवरेज जो भी टोटल नेट एसेट है वो, और हमारे जो भी जितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो, ठीक है। और ये हमारी बुक वैल्यू पर शेयर्स पे भी काउंट करी जा सकती है। साथ ही साथ हम इसे हमारी नेट वर्थ और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पे भी कर सकते हैं। नेट वर्थ क्या होगी, हमारी इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस पर हमारी रिटेन। उसके बाद आती है हमारी स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, डिवाइड करते हैं एवरेज स्टॉक और इन्वेंट्री। कैसे निकलेगी, जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है सेल्स माइनस जीपी, ठीक है, मतलब या फिर ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एवरेज स्टॉक कैसे निकालने हैं, ऑपरेटिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नेट सेल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एवरेज स्टॉक भी हमें नहीं दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक को हम एवरेज स्टॉक ट्रीट कर सकते हैं। फॉर्मूला स्टॉक का क्या है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से रिलेटेडेबल है, ठीक है। उसके बाद आता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो या फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स एंड ट्रेड रिसीवेबल। अब कैसे निकलेगा, जो नेट क्रेडिट सेल्स है सेल्स माइनस कैश सेल्स माइनस सेल रिटर्न्स। एवरेज डेटर जो ओपनिंग डेटर है प्लस जो क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे निकलेंगे, डेटर प्लस बी आर्स। अगर क्रेडिट सेल्स क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सेल्स की फिगर्स को हम क्रेडिट सेल्स मान सकते हैं। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिए, रिसेबल नहीं है, तो जो क्लोजिंग डेटर है और जो रिसेबल्स है उन्हीं को हम एवरेज डेटर मान लेंगे, ठीक है ना। एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो भी हमारे एवरेज डेटर्स हैं, ट्रेड रिसीवल्स हैं और जो नेट क्रेडिट है डिवाइड कर देंगे और 365 से कर देंगे पूरे साल के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो भी हमारे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो है, वो हमारी इक्वल है नेट क्रेडिट परचेसेस। जो हमारे एवरेज क्रेडिटर्स हैं या ट्रेड पेबल्स हैं, जो भी हमारे ट्रेड पेबल्स हैं वो होंगे कहाँ से निकलेंगे, क्रेडिट प्लस बीपी। नेट क्रेडिट परचेज जो टोटल परचेज है माइनस कैश परचेज माइनस सेल्स परचेज रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद है अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है क्रेडिट परचेज़ के बारे में तो जो टोटल परचेज़ है वो हम उसको न्यूमरेटर डिवाइड कर लेंगे। और जो अगर हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है वो नहीं गिवन है तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसी को हम फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकलेगा, जो भी एवरेज क्रेडिटर्स है या फिर हमारे ट्रेड पेबल्स हैं उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे नेट क्रेडिट परचेज से इंटू 365 जो हमारे पूरे साल का सब्सटीट्यूट होगा, ठीक है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हैं डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। अगर करंट लायबिलिटीज़ डिस्कस हम कर चुके हैं करंट रेशियो में, और कॉस्ट वसूल अगर गिवन नहीं है तो जो सेल्स है हम उसी को यूज़ कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी लिक्विड रेशियो। आपको पता है करंट रेशियो क्या होती है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय, ठीक है ना। लिक्विड रेशियो आपको पता ही है, लिक्विड एसेट डिवाइडमेंट करंट लायबिलिटीज और 1:1 होता है। आपको आइटम्स पता होनी चाहिए उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो, जो कि हमारी एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट डिवाइड बाय लिक्विड एसेट्स है। कैश इन हैंड आएगा इसमें, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आएंगी हमारी एब्सोल्यूट में। लिक्विड लायबिलिटीज़ कैसे निकलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसकी आइडल रेशियो की 0.5 डिवाइड बाय रेशियो। कैश रेशियो कैसे निकलेंगी, कैश रेशियो कैश और कैश इक्विवेलेंट्स एंड टोटल डिवाइड बाय टोटल करंट लायबिलिटीज़, इक्विवेलेंट बैंक बैलेंसेज, मार्केटेबल सिक्योरिटी एंड शॉर्ट टर्म्स। कैश पोजीशन रेशियो आएगी फाइनेंशियल एसेट्स कितनी है और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। फाइनेंशियल एसेट हमारी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही होते हैं। डिफेंसिव इंटरवल रेशियो, जो हमारी लिक्विड एसेट है, एस्टिमेट जो डेली बेसिस पे करा गया है और जो भी एस्टिमेटेड है नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड है उसी के अकॉर्डिंग हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमारी रेशियो जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है वो कैसे निकलेगी, जो भी डेब्ट सर्विसेज कवरेज रेशियो है वो, जो कैश अवेलेबल है पेमेंट के लिए, इंटरेस्ट है, इंस्टॉलमेंट है वो, कोई फिक्स चार्ज क्या हुआ है, ईबीटीआई क्या है, फिक्स चार्जेस आफ्टर टैक्स क्या है, या फिर इंटरेस्ट प्लस फिक्स चार्जेस बिफोर टैक्स क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी जाएंगी, ठीक है। जो बैलेंस शीट के ऊपर बेसिस हैं, डेब्ट टू कैपिटल रेशियो, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइड बाय टोटल कैपिटल, कैपिटल रेशियो से रिलेटेड हैं जो टोटल डेब्ट्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स, ये सारी डिटेल्स हैं। इक्विटी रेशियो शेयर होल्डर फंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डेब्ट इक्विटी रेशियो डेब्ट बाय में इक्विटी, ठीक है ना। यही सारी वही है जो आप 11th-12th में कर चुके हैं।
सोल्वेंसी रेशो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटरी और सोल्वेंसी रेशो 60+40 होती हैं, और सोल्वेंसी रेशो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एसेट डिवाइडेड बाय टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, अगर आंसर में कोई भी चेंज आ रहा है, इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो। फिक्स एसेट रेशो डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, जिसका 1:1 है आइडियल रेशो। जो फिक्स एसेट है वो नेट वर्थ रेशो क्या होगा कि नेट फिक्स एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। कैपिटल गियरिंग रेशो, जो भी हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल है प्लस जो रिजर्व एंड फंड्स है डिवाइड बाय जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और जो हमारी इंटरेस्ट बियरिंग रेशो है, वो सारी चीज़ है, ठीक है। जो भी हमारी डेप्ट टू टोटल फंड्स हैं, जो भी हमारे डेप्ट्स हैं, वो डिवाइड बाय शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म्स लोन्स, ठीक है। ये हमारा डू पॉइंट कंट्रोल चार्ट है। जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे होती है चार्ज, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। उसके दो एक्सपेक्ट है, नेट प्रॉफिट मान जो मतलब एज पर सेल्स होगा, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100, और वो कौन सा होगा जो टोटल एसेट टर्नओवर, वो कैसे होगा सेल्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसमें क्या इंक्लूड होता है, और या फिर नेट सेल्स में जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो कहेगा सेल्स नेट से अगर प्लस माइनस होंगे, या फिर अगर नेट ऑपरेटिंग सरप्लस और डेफिसिट है तो। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस इंटरेस्ट चार्ज प्लस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही है, फिक्स्ड चार्ज में कैश बैलेंसेज, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंटरीज एंड अदर करंट लायबिलिटीज। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके अकॉर्डिंग आप इजीली लर्न कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये थी आपकी बहुत सारी रेशियोज़। आप इस टेबल के थ्रू भी इन्हें लर्न कर सकते हैं, आपको ईजिली याद हो जाएंगी, ठीक है। मैंने वैसे एक्सप्लेन भी कर दिया, आपको ईजिली याद हो जाएंगी। अगर याद ना हो तो कुछ कुछ कर लेना जो इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। सो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 4 रेशियो एनालिसिस खत्म होता है। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी। मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आते क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स पे कभी ध्यान नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे ही ध्यान देती हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एंड तक सुन लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के यूज़र नेम के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं।